तो देखो, ये तो हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ, 1914 से 1918, ठीक है ना बेटा, ये हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने पढ़ा गांधी के बारे में, ठीक है ना, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद वगैरह सारा कुछ पढ़ लिया। अब देखो, अब हम आते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या हुआ। देखो, इसमें कुछ चीजें याद रखना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि यहां पर अगर हम बात करें, हर कंट्री को इसमें लॉस हुआ था, है ना, चाहे वो एक्सिस पावर वाली थी या अलाइड पावर वाली थी। अगर हम अब इंडिया पे रूल किसका था, इंडिया पे रूल था ब्रिटेन का, ठीक है ना, तो ब्रिटेन को भी इसमें क्या हुआ था, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। अब ब्रिटेन को जो इसमें लॉस हुआ था, तो ब्रिटेन ने अपने लॉस की भरपाई कैसे करना शुरू कर दी, उसने इंडिया में टैक्सेस इंक्रीज कर दी। उसने क्या किया, इंडिया में टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, उसने टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक है ना। जब टैक्सेस बढ़े तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम होगी, इंडिया में प्रॉब्लम हो गई, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है ना, इंडिया में क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या होगा, पॉवर्टी होगी, ठीक है ना। और कहा जाता है उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही इंडिया में ड्राउट भी पड़ा था, सूखा भी पड़ा था बड़ी सारी जगह। समझो आप ऊपर वाले की तरफ से भी मार थी और यहां से इंसान ने तो मार दे ही दी। आ रही है समझ। अब लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे किस चीज की, कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करो, टैक्सेस को क्या करो, कम करो, ठीक है ना, पॉवर्टी को खत्म करो। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे और ब्रिटेन के पास इन चीजों का कोई भी जवाब नहीं था। सिंपल सी बात है। अब ब्रिटेन के पास इन चीजों का कोई भी जवाब नहीं था, तो ब्रिटेन चाहता था कि भाई ये जो हो रहा है ये चीज बाहर भी ना जाए, बाकी कंट्रीज को भी ना पता चले। इसलिए ब्रिटेन ने क्या किया, उसने जोर जबरदस्ती का रास्ता अपनाना शुरू किया कि भाई किसी न किसी तरीके से ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये क्या हो जाए, ये थम जाए, रुक जाए। और उन्हें उसी सिलसिले में 1919 में ब्रिटेन ने एक एक्ट पास किया, ठीक है ना। इस एक्ट का नाम क्या था, इस एक्ट का नाम था रोलेट एक्ट, ठीक है। अब रोलेट एक्ट, इसको रोलेट क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि जिस बंदे ने ये पास करवाया था ना, उसका नाम था सिडनी रोलेट, ठीक है। अब कब पास हुआ है, अब हमने डेट्स याद रखनी है। ये पास किया था 18 मार्च 1919। अब इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में यह था कि पुलिस को अनलिमिटेड पावर दी गई। पुलिस को क्या दी गई, जो पुलिस है, पुलिस को दी गई अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर का मतलब है कि पुलिस जो है वो किसी भी पर्सन को शक के बेस पे अरेस्ट कर सकती है, और जो बंदा अरेस्ट होगा, जो बंदा अरेस्ट होगा, उस बंदे, वो जो बंदा अरेस्ट होगा वो बिना रीजन अरेस्ट होगा, उसको रीजन भी नहीं बताया जाएगा कि क्यों अरेस्ट हुआ। और कहा जाता है इसमें यह सब भी था कि कोई भी बंदा अरेस्ट होगा और उस बंदे की कोई भी ट्रायल नहीं होगी। जैसे हम कोई अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के बाद क्या होता है, वकील निकाले जाते हैं, दलीलें होती हैं। यहां पर सीधी सी बात थी, इसको हम शॉर्ट में याद रखेंगे। यहां था नो वकील, नो वकील, ठीक है ना, नो दलील, सीधी सीधी बात। और सीधे सीधे था कि 2 साल तक अरेस्ट कर लो, 2 साल के बाद देखा जाएगा कि उसकी जो है जमानत करते हैं या नहीं करते। समझ आया बेटा? ये था। ऑब्वियस सी बात है कि ये सारा का सारा किसके खिलाफ था, इंडियंस के खिलाफ था। और जाहिर सी बात है इन चीजों से इंडियन वाले दबने वाले नहीं थे। समझ आए आपको? ठीक है ना। और ये चीज याद रखना, इसको पास किसने करवाया था, किसके दौर में पास हुआ है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
ठीक है ना बेटा, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, रोलेट एक्ट, ठीक है ना। रोलेट एक्ट क्या था कि पुलिस को अनलिमिटेड पावर दी गई और पुलिस जो है वो किसी भी पर्सन को क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है बिना कोई रीजन, ठीक है ना। अब देखो इसी चक्कर में क्या हुआ था कि अमृतसर में क्या हुआ था कि कांग्रेस के 2 लीडर अरेस्ट हुए थे। कौन कौन, एक था सैफुद्दीन किचलू और दूसरा कौन था, डॉक्टर सत्यपाल। अब इधर क्या था, ये तो अरेस्ट हो चुके थे। अब इनका क्या था, इनकी कोई जमानत नहीं होनी थी क्योंकि यहाँ था 9 वकील 9 दलील, इसका मतलब अभी लंबे अंदर होने वाले थे, ठीक है ना। अब बात है कि इन 2 लीडर्स को छुड़ाने के लिए अमृतसर के अंदर क्या होता है, एक प्रोटेस्ट का अरेंजमेंट किया जाता है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये जो प्रोटेस्ट है ये कहां पे अरेंज करते हैं, एक स्मॉल पार्क में, ठीक है ना। इस पार्क का नाम क्या था, जलियांवाला बाग, ठीक है ना। अब यहां पर कहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट इन्होंने करना था, ये किस दिन करना था, इन्होंने बैसाखी। अब इन्होंने डे चुना कि बैसाखी के दिन ये प्रोटेस्ट करते हैं। अब बात है बैसाखी क्यों चुना, क्योंकि बैसाखी के दिन छुट्टी होती है पंजाब के अंदर, एक मतलब पूरा सारे लोग घरों में होते हैं। इन्होंने क्या किया कि भाई सारे लोग घर में ही होंगे, अगर लोग आएंगे भी तो बहुत सारे लोग आएंगे। तो कहा जाता है कि यहां पर क्या हुआ, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 में क्या होता है, इस जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अब इस पार्क में क्या था, एक एग्जिट और एक एंटर पॉइंट था, ठीक है ना। यहां पर हजारों लोग जमा होते हैं। अब जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स को इस चीज का गुस्सा आना था, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स को जब इस चीज का पता चला कि लोग वहां जमा हुए हैं और लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं, इन्होंने क्या किया, अपने एक जनरल को यहां पे भेजा। ये जनरल भी सरफिरा था, ठीक है ना। इसको बोला गया कि किसी भी तरीके से जा और ये जो लोग हैं इनको यहां से हटा। कहते जनरल डायर जो है ना अपने साथ बहुत सारी फौज लेके आ गया, ठीक है। और डायर ने क्या किया, वहां पर क्या किया, जो एंटर और एग्जिट था उन दोनों को ब्लॉक किया, ठीक है ना। और कहा जाता है ब्लॉक होने से पहले जब ब्लॉक कर दिया तो उसने उन लोगों को वार्निंग दी कि भाई यहां से निकलो, ठीक है ना। तो अब लोग कहां क्यों निकलते, जब लोग नहीं निकले इस बंदे ने फायरिंग करवाना शुरू कर दी। तो चारों तरफ से अगर इस बाग में जाओगे आप, इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, ठीक है ना, तो यहां छलांग मारने का भी कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। चारों तरफ जो है वो आर्मी लग जाती है, फौज लग जाती है, फायरिंग होती है जिसमें हजारों लोगों की जानें जाती हैं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज कहा जाता है कि ये जो बाग है, इस बाग के बिल्कुल सेंटर में एक वेल है, एक कुआं है, ठीक है। और कहा जाता है कि कुछ लोगों ने डर के मारे इस कुएं में छलांग मार दी थी, ठीक है ना। और जब वहां से उनकी डेड बॉडीज निकाली थी तो कुछ ऐसी डेड बॉडीज थी जिनकी बॉडी पे कोई गोली का निशान नहीं था, वो दब के मर गए थे। आ रही समझ आपको। अब ये किस लिए था कि भाई आपने क्यों प्रोटेस्ट किया। और दूसरी चीज याद रख लो, यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, गुस्सा तो सबको आया था उस टाइम। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे रिनाउंड पर्सनालिटी थे, उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटेन की तरफ से उनको एक टाइटल मिला था। टाइटल होता है बेटा खिताब, ठीक है ना। एक खिताब मिला था जिस खिताब को हम क्या बोलते हैं, नाइटहुड खिताब। जैसे इंडिया में दिया जाता है भारत रत्न, पाकिस्तान में दिया जाता है निशान पाकिस्तान, जो उस कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा अवार्ड है ये कौन सा होता है, नाइटहुड। इन्होंने नाइटहुड का खिताब रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था और टैगोर ने ये अवार्ड क्या किया था, वापस किया था कि भाई आपने हमारे मुल्क के हजारों लोगों को मारा, तो मैं ये ठीक नहीं समझता हूं कि मैं आप लोगों का अवार्ड रखूंगा। समझ आ रही बेटा आपको, ये हुआ था।
अब देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है मैसेकर। मैसेकर मतलब हत्याकांड, ठीक है ना, जहां पर हजारों लोगों की जान गई। इसके बाद आप इसमें याद रखेंगे कि यहां पर क्या हुआ था, इस पर एक कमीशन बैठा था, हंटर कमीशन। क्या बैठा था? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन क्या था? जब ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर पड़ गया कि भाई आपने क्यों इतने लोगों की जानें ली, ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने बोला कि भाई मैं इस मसले की क्या करूंगा, छानबीन करूंगा, जांच करूंगा। और जांच के लिए उसने क्या किया? एक कमीशन बिठाया। अब कमीशन में होता क्या है, तो 2-3 मेंबर्स लेते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं, भाई देखो जी इंसिडेंट जो हुआ है इसमें किसका कसूर था, क्या था, क्यों, ताकि इंडियन लोग चुप हो जाएं, इंडियन लीडर्स चुप हो जाएं और उनको ये लगे कि देखो जी हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब ये जो हंटर कमीशन है, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? इसने रिपोर्ट दी थी 1920 में इसने रिपोर्ट दी थी, याद रखना। 1 साल के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में पता क्या पाया गया कि भाई हाँ जी, जो जनरल डायर है ये कसूरवार है, इसलिए जनरल डायर को हम क्या करते हैं, सर्विस से डिसमिस करते हैं। तो जबकि उसके लिए डिसमिस बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं थी, उसके लिए सीधी सीधी पनिशमेंट क्या थी, फांसी थी। ठीक, आया समझ? ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, खिलाफत मूवमेंट। पहले इस वर्ड को समझो बेटा, खिलाफत। ये जो वर्ड खिलाफत है, ये वर्ड निकला है कहां से? खलीफा से, ठीक है ना। अब खलीफा किसको बोलते हैं? मीन्स रिलीजियस लीडर, है ना, एक तरह का रिलीजियस लीडर या स्पिरिचुअल लीडर। अब देखो ये जो खिलाफत सिस्टम है, ये जो खलीफा सिस्टम है, ये कहां होता था? ये तुर्की में होता था, ठीक है ना, जहां पे खलीफा रूल चलता था। और ये जो खलीफा होता था, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स होते थे वो खलीफा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बिकॉज ऑफ कि वो लिंक होता था एक रिलीजन के साथ, एक रिलीजियस लीडर माना जाता था। अब जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने पढ़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर और अलाइड पावर, और वहां हमें साफ साफ दिखता है, जब हम एक्सिस पावर और अलाइड पावर को देखते हैं तो वहां पर हमें क्या दिखता है कि यहां पर क्या हुआ था कि जो उस टाइम ब्रिटेन जो था वो किसके खिलाफ लड़ा था? तुर्की के खिलाफ लड़ा था, या तुर्की किसके खिलाफ लड़ा था? ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था यहां पे। और कहा जाता है कि इंडिया ने किसका साथ दिया था? इंडिया ने ब्रिटेन का साथ दिया था। और यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि इंडिया ने ब्रिटेन का साथ इसलिए भी दिया था कि भाई आफ्टर द वॉर जो आपका रवैया है किसके अगेंस्ट, तुर्की के अगेंस्ट, वो सिंपैथेटिक रहना चाहिए। इस कंडीशन पर हम आपका साथ देंगे। और भी कंडीशंस थी, लेकिन एक कंडीशन ये भी थी कि हम आपका साथ देंगे वार में, ठीक है ना, लेकिन इस कंडीशन पर देंगे कि जब वार खत्म होगी तो आप तुर्की के साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे, उसके साथ बिल्कुल सिंपैथेटिक रहोगे। ये इंडिया ने बोला था उस टाइम, किसको? ब्रिटेन को। सर ये टर्की के साथ सिंपैथी थी या इंडिया के साथ? नहीं, तुर्की के साथ। आपकी बुक पे लिखा है कि तुर्की के साथ सिंपैथेटिक रहना है। समझ आ रही है? सिंपैथेटिक समझते ना, एक हमदर्दी से पेश आना है। ऑलरेडी ब्रिटेन को उस टाइम लगती थी किसके साथ? तुर्की के साथ लगती थी, बिकॉज ऑफ दिस खलीफा सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो यहां क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ब्रिटेन जो बोलता था वो करता नहीं था। हुआ क्या कि ब्रिटेन ने क्या किया कि जो उस टाइम तुर्की का सुल्तान था, ठीक है ना, इस सुल्तान का नाम क्या था? सुल्तान अब्दुल हमीद या मुस्तफा। सर मुस्तफा कमाल उसके बाद वो तो इनका था ना, ब्रिटिश का बता था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम था सुल्तान का? सुल्तान अब्दुल हमीद। सुल्तान अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद नाम से, अब्दुल हमीद, ठीक है, वेरी गुड। ये
अब इन्होंने क्या किया कि ये जो सुल्तान थे इनको डिथ्रोन कर दिया। डिथ्रोन समझते हो आप? इनसे इनकी अथॉरिटी छीन ली। डिथ्रोन आप कहोगे तख्ता पलट कर देना, उससे उनका इख्तियार छीन लिया। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा रिलीजियस लीडर है जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो बाकी लोग से चुप रहने थे। और क्या होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन्होंने इस चीज के खिलाफ क्या किया, मतलब आवाज उठी कि भाई ये गलत किया आपने। जगह जगह मूवमेंट्स चली, प्रोटेस्ट हुए ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब इंडिया में ये जो प्रोटेस्ट हुए थे, ये किसने करवाए थे? ये करवाए थे अली ब्रदर्स ने। ये जो खिलाफत मूवमेंट चली इंडिया में, किसने चलवाई थी? ये अली ब्रदर। अब अली ब्रदर कौन थे? ये दो ब्रदर थे, दो भाई थे ये। एक था मोहम्मद अली और दूसरा कौन था? शौकत अली। ठीक है जी, ये दो भाई थे। एक चीज याद रखिएगा इसमें, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये जो मूवमेंट है ये शुरू की थी किसने? अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये मूवमेंट इन दोनों ने कब शुरू की थी? 1919 में। और याद रखिएगा 1919 से लेकर 1922 तक ये मूवमेंट रही थी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि 22 तक ही क्यों रही, क्या हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय।